हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इसी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत बेहतर होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के डिमांड पर आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी प्रश्न जीके जीएस सेगमेंट में पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में बीएड प्रवेश परीक्षा में, उन सारे प्रश्नों को आज की इस स्पेशल क्लास में कवर करने वाले हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ यानी पूरे धैर्य के साथ क्लास में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके यहाँ से लगभग 10 नंबर जो है पक्के होने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये किस स्टेट वालों के लिए है। देखिएगा, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़रूर कवर करें इस क्लास को। आइए शुरुआत कर लेते हैं। धैर्य के साथ बने रहिएगा। इस क्लास को करने के लिए आप सभी के पास धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहेंगे, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ। आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी को जो है भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है आपकी गोदावरी नदी। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे गोदावरी नदी को। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, फिर भी आप कहेंगे गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आप कहेंगे गोदावरी नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों आपका कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे प्राचीन वेद है आपका वो है ऋग्वेद। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और पेपर में पूछा जाता है कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, साम वेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो है आपका ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अरब सागर की रानी जो है किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर दे सकते हैं, कोच्चि को, असम को, केरल को, तमिलनाडु को। प्रयास भी कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। चलिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? चलिए भाई, सभी लोग प्रयास कर लें। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वम दुखम को किसने सत्य ठहराया? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, हिंदू धर्म ने, इनमें से कोई नहीं। क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के द्वारा जो है सर्वम दुखम को ठहराया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा करी गई थी? चलिएगा, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह के द्वारा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग आंसर भी दे सकते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सर्वप्रथम स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, ये किसने कहा था? बताएं। अब्राहम लिंकन, अरस्तु, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। आंसर दे सकते हैं आप लोग, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, ये जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है ये कहा गया था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? हमने कई बार आपको दोस्तों बताया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है?
बता सकते हैं आप लोग। 31 मार्च को, 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 21 मार्च को, कब? 21 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सिंगल ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में पूछा नहीं गया हो। ठीक है, सारे प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर दे दीजिएगा भाई। 22 जून को, 21 जून को, 27 मई को, 28 जनवरी को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व संगीत दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? बताएं। सितार वादक हैं, वायलिन है, बांसुरी हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग। तो पंडित रविशंकर भाई क्या है? ये जो है एक सितार वादक थे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें भाई। ठीक है, चलिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास जारी रहता है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? बता सकते हैं आप लोग? चलिए, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? पटियाला, चंडीगढ़, नई दिल्ली, और यहाँ पर दिया है आपका लखनऊ। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान जो है ये पंजाब के पटियाला शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? चलिएगा, 356, 52 और यहाँ पर दिया है आपका 360। तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी 352। ठीक है, ये आपका जो है भारत में आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद आपका है 352। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया? बताएं। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है किस वर्ष अधिकार किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1510 में। कब? 1510 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में अधिकार किया गया। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बता सकते हैं आप लोग? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है पहली महिला कौन थी? ध्यान रखिएगा, जुंको ताबेई। ये कहाँ की थी? जापान की थी। ठीक है, ये कहाँ की थी? जापान की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली महिला थी जुंको ताबेई थी। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बता सकते हैं, हमने कई बार ये क्वेश्चन करवाया है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और जो बाद में जो है प्रस्तावना कहलाया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? बता सकते हैं आप लोग? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया की राइटर जो है कौन है? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? बता सकते हैं आप लोग? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर कर्नाटक दिया है। तो यक्षगान जो है ये आपका कहाँ का है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कहाँ का है, क्या आप लोग बता सकते हैं? यक्षगान दोस्तों किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? ये है आपकी कहाँ की? कर्नाटक की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? चलिए, क्या आप बता सकते हैं? 32 से 60 किलोमीटर तक जो है कौन सा मंडल स्थित है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी? बताएं। 2016, 2014, 2012 और यहाँ पर दिया है 2010। क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं? चलिएगा, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब करी गई थी? प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2014 में। कब? 2014 में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? चलिएगा भाई, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? तो सर जॉन शोर के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त, 16, 22 और यहाँ पर दिया आपका 27 अगस्त। आप सभी को पता होगा 29 अगस्त को पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। हर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं, हर्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? आप लोग बता सकते हैं। आंध्र प्रदेश और यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका नाम क्या है? चिल्का झील। क्या? चिल्का झील है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे सीधा प्रश्न पूछता है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तब आप कहेंगे चिल्का झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तब आप कहेंगे उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 24। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताएं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैरन द्वीप ये क्या है? आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है बैरन द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? बांगर, रेगुर, खादर और यहाँ पर दिया है आपका सोनार मृदा। आप सभी को पता है कि काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो प्रश्न ऐसे पूछा था कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तब आप कहेंगे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बता सकते हैं आप लोग। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, रीड करें और आंसर देने का प्रयास भी कर सकते हैं। चलिएगा भाई, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं भाई। सेशन को एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। तो याद रखिएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? वो है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रयास कर सकते हैं गुरुमुखी, देवनागरी, सिंधी और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? वो आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। और पंजाबी किसी लिपि में लिखी जाती है? वो आपकी गुरुमुखी में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बता सकते हैं आप लोग। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय।
तो भैया आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब? 1954 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? क्या आप लोग आंसर दे सकते? चलिए प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करी थी? ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमने कई बार ये क्वेश्चन करवाया है, 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है क्या था? रेगिस्तान का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? कौन बताएगा? आप लोग आंसर दे सकते हैं। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य और यहाँ पर दिया है आपका कुरु। ध्यान रखिएगा, बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? बताएं। वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित करी गई थी? चलिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? आप सभी को पता है दोस्तों 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24 तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर का नाम था क्या? महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, भगवान ऋषभ देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव और 24वें तीर्थंकर का नाम था, ध्यान रखिएगा, महावीर। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? बताएं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? पावापुरी में, सारनाथ में, वैशाली में, कुशीनगर में? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार के जो है नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? बताएं, कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? क्या आप लोग बता सकते हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में जो है 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर है। कहता है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, और यहाँ पर दिया है आपका चोलों के। चलिएगा दोस्तों, गुप्तों के सिक्के जो है संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? क्या आप लोग बता सकते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमने कई बार ये क्वेश्चन करवाया है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, सेशन को एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर दें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएं। गीत गोविंद के रचयिता बताएं, यहाँ पर जो किसके द्वारा किया गया? गीत गोविंद के रचयिता कौन है?
यहाँ पर आप लोग इसको गलत, हाँ इसको काट लीजिएगा, ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ध्यान रखिएगा जयदेव। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। चलिए प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। कन्नौज, सूरजगढ़, चौसा और यहाँ पर दिया है आपका दौरा। आंसर आप लोग दे सकते हैं, चलिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज के युद्ध में, ठीक है। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था, तो कन्नौज के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज था। चलिएगा, एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन और यहाँ पर दिया है मेफ्लावर। दोस्तों रेड ड्रैगन ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो पहला अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन, जो भारत आया था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए भाई आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है 1912 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है। उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं को, छोटी कहानियों का, बता सकते हैं आप लोग। चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है दोस्तों, ये किसका संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर वापस थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान जो है अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। तो वो है आपका कहाँ का, यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी आप कह सकते हैं ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को, बी एन राव को, बी आर अम्बेडकर को, के एम मुंशी को। तो बी एन राव को, ध्यान रखिएगा बी एन राव को जो है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। आंसर दे सकते हैं आप सभी दोस्त, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, बताएं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ पर कहीं भी नहीं। ध्यान रखिएगा 3 बार। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति ने अब तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है, ठीक है। पहला जो है 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान, और उसके बाद दूसरा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के हमले के बाद, 25 जून 1975 को उसके बाद आंतरिक अशांति की आशंका में, ठीक है। 3 बार जो है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। चलिए क्या आप लोग बता सकते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो है कौन बुला सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, बताएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ पर दिया है आपका जितनी बार चाहे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दे सकते हैं क्या। चलिए भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका जितनी बार चाहे। ऑप्शन नंबर है आपका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बता सकते हैं आप लोग। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा,
केटू गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, बताएं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कावेरी, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। चलिए भाई, प्रयास आप लोग कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए, ये दोस्तों नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ जो हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में आती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, बताएं। भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आधार तक शुष्क जलवायु क्षेत्र में। चलिएगा, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी जो है भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। दोआब, जल विभाजक, तराई क्षेत्र, जल संभर। ध्यान रखिएगा, दोआब कहते हैं, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो है पेपर में आ चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जापान को जो है उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। भाई सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, पूरे एनर्जी के साथ इस क्लास में बने रहिएगा और अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले वर्षों के प्रश्न कवर किए गए हैं और यहाँ से प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू पेपर में छपते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। चलिए भाई, ध्यान रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 वर्ष से घटाकर आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है भाई, मतदान की आयु। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, विश्व शिक्षक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त, 5 सितंबर को। चलिए भाई, विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। चलिएगा भाई, आंसर दे सकते हैं आप लोग, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। क्या, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताएं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। महानदी, सतलुज, यहाँ पर कृष्णा और उसके बाद ताप्ती दिया है। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपका किस पर है, सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। अगला प्रश्न देखें, सूर्य ग्रहण कब होता है। चलिए भाई, कौन बताएगा। आप लोग इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा, जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखें, जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए। हमने अभी आपको बताया कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। 12, 15, 6 और 9। ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, तो ये आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चतुर्थ स्तंभ जो है किसे कहा जाता है। न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका को और यहाँ पर है आपका कार्यपालिका को।
आप सभी को पता होना चाहिए चतुर्थ स्तंभ जो है किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रेस यानी मीडिया को जो है चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न आ चुका है पेपर में और हमने कई बार करवाया भी है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है? चलिए, निकृष्ट ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? बताएं, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है? बताएं। याद रखें आप लोग, बुध और शुक्र को जो है निकृष्ट ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा सभी लोग, रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? क्या बता सकते हैं आप लोग? रेटिनॉल का जो है सामान्य नाम क्या है? विटामिन ए जो है रेटिनॉल का सामान्य नाम होता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य अलग करती है दो देशों को। बताएं किसको किसको जो है अलग करती है पाक जल डमरू मध्य? तो ये आपका जो है भारत और श्रीलंका को, क्या भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करती है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? बताएं, सभी बच्चे बताएं, आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, अनुच्छेद 324 बेहद इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? तो अनुच्छेद 324 में। पोंगल त्योहार जो है कहाँ का है? चलिए बता दीजिए, पोंगल त्योहार जो है कहाँ का है? ये आपका है दोस्तों कहाँ का? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, जापान की संसद का क्या नाम है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जापान की संसद का क्या नाम है? चलिए, डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दोस्तों बिहू जो है ये आपका असम का है। कहाँ का है भाई? असम का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51A के तहत। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्लास को जो भी साथी करेंगे बहुत उनको हेल्प मिलेगी। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बता सकते हैं आप लोग? बेरी बेरी, स्कर्वी, ऑस्टियोमालिसिस, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका स्कर्वी। क्या स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से? अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? बता सकते हैं आप लोग? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो था ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ जो है माना जाता है? रामायण, गीता, ऋग्वेद और यहाँ पर दिया है न्याय। यानी वेदों को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? बताएं। चलिएगा, बताएं, हड़प नीति से संबंधित भाई कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? बता सकते हैं? हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? चलिए भाई बताएं आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया भी है। तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इन्हें हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा भाई, जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जुड़ जाइएगा आप लोग। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? पद्मावत जो फिल्म बनी थी ये किस रचना पर, किसकी रचना पर आधारित है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
पद्मावत किसकी रचना थी? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? बताएं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक जो है किसे माना जाता है? आप लोग आंसर भी दे सकते हैं यहाँ पर। चलिएगा, महर्षि कपिल को दोस्तों सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। किसे? महर्षि कपिल को जो है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? कौन बताएगा भाई? इस पुस्तक का जो है राइटर कौन है? ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? चलिए प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू की गई? बताएं, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद को जो सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है और सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? बता सकते हैं क्या आप लोग? 1917 में, 5 में, 1911 में, 1929 में। 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? बंगाल का विभाजन हुआ था, महत्वपूर्ण है। और 1917 में जो है रूस की क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, भारत में नीति आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? बताएं, आप लोग प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी के काल में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस लिए प्रसिद्ध है? बताएं, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए फेमस है? ये आपका जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में जो है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? बताएंगे आप लोग, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली जो है कौन सी है? अरावली, काराकोरम, पश्चिमी घाट और यहाँ पर दिया है आपका विंध्य। आप सभी को पता होना चाहिए, अरावली पर्वत प्रणाली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, यहाँ पर देखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किससे संबंधित है? चलिएगा भाई बताएं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है किस सूची का विषय है? क्या आप लोग बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं यानी सूक्ति हैं? आप लोग बता सकते हैं। आप सभी को पता है 1028। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपके लूसेंट की किताब में स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? 1028 है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ? बता सकते हैं। 1939 में, 40 में, 42 में और यहाँ पर 1841 में। भाई आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को आप सभी लोग एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की यदि बात करें 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताएं, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? चलिएगा भाई, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका जो है कौन थी, कौन बताएगा? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, तराइन की जो है पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी, कौन बताएगा? तराइन की पहली लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1191 में जो है तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपका आना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कौन कौन इस क्लास को लास्ट तक वॉच किए हैं, देखे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग जवाब करिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी इसका जो है हो सकता है कि एक पार्ट अभी आपको और दिया जाए, क्योंकि अभी और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ साथ लगे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आप सभी को हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।